गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू सचिन स्टडी ट्यूब। टेट्स एंड सी टेट्स प्रिपरेशन के अंतर्गत हम लोग ईवीएस का मैराथन सीरीज देख रहे थे और मैराथन सीरीज का पार्ट 1 मैंने बना दिया है। जिन व्यूअर्स को ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं पहले कहूँगा कि पार्ट 1 देखें ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल पाए। तो चलिए पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जाने कि कोई भी अगर बच्चा पढ़ने जाने के समय किस किन संसाधनों का प्रयोग करता है, ठीक है, और कैसे कैसे रास्तों से होकर गुजरता है। तो देखिए, स्कूल जाने के संसाधन के बारे में हम लोग अभी जानकारी लेंगे। स्कूल गोइंग रिसोर्सेज, अगर आप नदियों में जब पानी भर जाते हैं या अगर बारिश ज़्यादा होती है तो बांस के छोटे छोटे पुल बना दिए जाते हैं जिस पर चढ़कर बच्चे लोग पार करके स्कूल जाते हैं। हमारे यहाँ भी ऐसे ही बारिश होती है और कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो कभी कभी चारों तरफ घुटने तक पानी भर जाता है। तो बच्चे लोग क्या करते हैं, रुकते नहीं हैं और स्कूल पहुँच जाते हैं। किन माध्यमों से? इस बांस के बने पुल के माध्यमों से, ठीक है। एक हाथ को किताबें उठाते हैं और दूसरे हाथ से बांस को पकड़ते हुए पहुँच जाते हैं। जल्दी जल्दी बांसों पर ये चढ़ कर और या तो रस्सी के बना दिया जाता है जिससे पुल निर्माण कर दिया जाता है, जिससे वो आराम से आसानी से दूसरी ओर नदी के उस पार जाकर स्कूल विद्यालय में जाकर पढ़ाई कर सकें। तो सेकेंड सोर्स क्या है देखते हैं। सेकेंड सोर्स है टोली से। टोली क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, ये एक लकड़ी नुमा डिब्बा होता है जिस पे बैठ कर बच्चा, ठीक है, और ये पार कर जाता है। ये लद्दाख क्षेत्रों में ज़्यादातर पाया जाता है, ठीक है। ये ट्रॉली एक इस तरह का होता है, इस तरह से हम लोग बीच में लटक जाता है और ये पार कर जाता है। तो देखिए, स्कूल पहुंचने के लिए रोड नदी पार करने के लिए जहाँ जहाँ नदी होती हैं, बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं, उसको पार करने के लिए ट्रॉली का प्रयोग किया जाता है। ये क्या होता है कि नदी के पार करने के लिए मजबूत लोहे की एक रस्सी बनी होती है और रस्सी पे चारों ओर पत्थर इसमें ये बना हुआ एक ट्रॉली रहता है और ट्रॉली से चारों तरफ इसको बांध दिया जाता है और ये जब भी रस्सी को खींचा जाता है तो ये ट्रॉली आगे की ओर बढ़ जाती है और ये बच्चे लोग हो जाते हैं इस तरह से, ठीक ना। ट्रॉली से भी बच्चे लोग लेह लद्दाख में, ठीक ना, ये स्कूल पहुंचते हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं और किन माध्यमों से बच्चे स्कूल पहुंचते हैं। तो नेक्स्ट है पुल के माध्यमों से, जो छोटे छोटे ब्रिज बना दिए जाते हैं। देखते हैं, छोटे छोटे नदियों के ऊपर ब्रिज बना दिया जाता है और उस माध्यम से बच्चे एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाते हैं, यानी कि स्कूल जाने के लिए इन पुलों को पार करके विद्यालय की ओर जाते हैं। तो ये बता रहा है, ये सीमेंट और ईंटों की बनी होती हैं, लोहे के सरिये से बनी होती हैं, ठीक ना। और पुल चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी इसमें बनी होती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और कौन से संसाधन है जिससे के थ्रू बच्चे लोग स्कूल जाते हैं। अब केरला की बात करें तो केरला में कौन सी चीज़ें प्रसिद्ध हैं। तो केरला में है वल्लम क्या होता है, केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए वल्लम यानी लकड़ी के बनी छोटी नाव, ये देखिए छोटी छोटी नाव को प्रयोग करते हैं। ये वल्लम से ही स्कूल जाते हैं, इसमें बैठकर स्कूल पहुंचते हैं क्योंकि केरल में बहुत सारा इलाका जो है पानी का भरा रहता है, उसमें ज़्यादातर पौंड होते हैं। तो पौंड को पार करके, तालाब को पार करने के लिए उसमें वल्लम का प्रयोग किया जाता है, यानी छोटी लकड़ी के बने नावों का प्रयोग किया जाता है। वुडन बोर्ड का प्रयोग किया जाता है, स्मॉल वुडन बोर्ड का, जिसको वल्लम कहते हैं, ठीक है। जानकारी ईवीएस में बहुत सारे बार क्वेश्चन ये पूछ चुका है कि केरल में जो संसाधन है जिसके थ्रू बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, वो उसका नाम क्या है, तो वो है वल्लम, जो कि लकड़ी का छोटा नाव है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये वल्लम फिर से आ गया, कोई बात नहीं। इसके बाद है राजस्थान में हम देखेंगे, हम लोग करते हैं बच्चे। तो राजस्थान में ऊंट गाड़ी का प्रयोग करते हैं। क्या क्या? ऊंट गाड़ी। देखिए, ऊंट के साथ साथ एक गाड़ी का पीछे बच्चा लोग प्रयोग करते हैं। बहुत सारे बच्चे एक साथ गैदर होकर बैठ जाते हैं ऊंट गाड़ी पर और एक उसका चालक होता है, उसको चलाकर ऊंट को पहुंचा देता है विद्यालय की ओर, ठीक है। हमारे रेगिस्तान में, हमारे यहाँ दूर दूर तक चूँकि रेत ही रेत होता है तो दिन में तो रेत खूब उड़ते हैं, ठीक ना। हमें ऊंट गाड़ी पर बैठाकर, ठीक ना, ऊंट वाले जो हैं ये बच्चों को विद्यालय पहुंचा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं।
बैलगाड़ी। और छोटे छोटे गाँवों में, ठीक ना, बैलगाड़ी, विलेज प्लेन्स में, ठीक ना, बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता है। बैलगाड़ी आपने देखा होगा, बुलकॉक काट, ठीक है। हम बैलगाड़ी पर बैठकर हरे भरे खेत से धीरे धीरे निकलते हुए स्कूल की ओर पहुंच जाते थे। जिसे इसमें धूप और बारिश भी होता है तो उसमें छाता उता ले लेता है बच्चा लोग, और छतरी के माध्यम से, ठीक ना, बारिश के समय में छतरी उनको सहायता कर देता है और वो बैलगाड़ी के माध्यम से स्कूलों में पहुंच जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद अभी हमारे बिहार में भी ये साइकिल का प्रावधान बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि लड़कियां लोग अभी मुख्यमंत्री के द्वारा जो भी साइकिल प्रोत्साहन राशि में दी जाती है उसके द्वारा विद्यालय पहुंचती है। और ये अभी विद्यालयों में संख्याओं की लड़कियों की संख्या भी इस साइकिल प्रोत्साहन से बहुत बड़ी है। लड़कियां विद्यालय में ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच रही हैं। हम लंबे समय रास्ते को साइकिल चलाकर जाती हैं लड़कियां, ठीक ना। स्कूल को दूरी होने के कारण कई लड़कियां स्कूल जा रही हैं आजकल, ठीक ना, जो उन्हें एक झुंड में, लड़कियां टोली में, ठीक ना, मुश्किल रास्तों को भी पार कर जाती हैं, ठीक है। ये बाधा को पार, हिंड्रेंस को पार कर रही हैं और स्कूल विद्यालय जा रही हैं और लड़कियां बढ़ रही हैं, सबल हो रही हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसके बाद है गुजरात में जुगाड़। देखिए ये है जुगाड़, ये आगे में मोटरसाइकिल है और पीछे में आपका टेम्पो की तरह, गाड़ी की तरह इसमें लगा हुए पहिए हैं, ठीक ना। दोनों को मिलाकर जुगाड़ बनाया जाता है और यही गाड़ी कहाँ चलता है ज़्यादातर? गुजरात में, ठीक है। ये गाड़ी का एक नाम है जुगाड़। यह फटफट करता है, देखते हैं आवाज़ करता है फटफट फटफट। और अब तो आज के डेट में इसमें ईख भी लाद के पहुंचाया जा रहा है, ठीक है। और बहुत सारे सामानों को भी लाद कर पहुंचाया जा रहा है। ये मोटर बाइक की तरह दिखाई देती है और पीछे लकड़ी के फट्टे की बनी होती है। इसमें लकड़ी के फट्टे बने होते हैं, दिखाई दे रहा है आपको। तो इस तरह का प्रयोग गुजरात में बच्चों लोगों को पहुंचाने के लिए स्कूल के संसाधन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। अब जंगल जाते बच्चे, अब जंगल में भी पथरीले रास्तों में, घने जंगल में निकलना पड़ता है बच्चों लोगों को। कहीं कहीं जंगल इतना घना होता है कि दिन में रात जैसा लगने लगता है, सन्नाटा भी मिलता है उन्हें, पक्षियाँ भी, बहुत सारे जानवरों की आवाज़ भी आने सुनाई देते हैं। तो फिर भी बच्चे इनकी बाधाओं को पार करके अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में बहुत सारे जंगलों में, गुजरात में भी बहुत सारे जंगलों में, गिर वन में वगैरह में, तो बच्चे लोग आराम से वनों को पार करते हुए झुंड के रूप में, ग्रुप में पार हो जाते हैं और वो पार करके विद्यालय की ओर बढ़ जाते हैं, विद्यालय में पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट है कश्मीर में। अब देखिए नॉर्थ हिल्स, ठीक है, कश्मीर वगैरह जगहों में जहाँ पे बर्फ़ गिरते हैं, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में, कश्मीर में, ठीक है, तो लेह लद्दाख में बहुत सारी जगहों पे बर्फ़ पड़ते हैं। तो बर्फ़ वाले जगहों में ये जो है बच्चे लोग भी हैं, मीलों चलते रहते हैं, ठीक है। पहाड़ियों पर बर्फ़ जमते हैं और जमते हुए धीरे धीरे बच्चे अपने झुंड के साथ पहुंच जाते हैं, क्योंकि पैर उनके धंस जाते हैं। तो धंसते धंसते वो आगे बढ़ते हैं। बर्फ़ में जमी हुई वो कुछ समय पहले ही निकलते हैं ताकि वो धीरे धीरे चल पाएँ, और ठीक है। तो इस तरह से मूविंग ऑन स्नो, यानी कि बर्फ़ पर चल के भी बच्चे विद्यालय की ओर जाते हैं, विद्यालय पहुंचते हैं। अब इसके बाद उत्तराखंड में चूँकि बहुत रास्ते कठिन होते हैं, दुर्गम पहाड़ी वाले रास्ते होते हैं, तो इन पहाड़ी इलाकों में भी रहते हैं बच्चे और ये दूर दूर तक उबड़ खाबड़ पथरीले रास्तों को पार करते हुए मैदानी और शहरी क्षेत्रों में भी बच्चे भले ही मुश्किल से लगे लेकिन वो कहाँ विद्यालय जरूर पहुँचते हैं। ये पहाड़ी रास्ते पार कर जाते हैं, ठीक है। उत्तराखंड में पहाड़ी रास्ते, पथरीले रास्ते कहाँ पाए जाते हैं? उत्तराखंड में, जिसको पार करके बच्चे लोग विद्यालय जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पौधा। अब हम लोग जानेंगे थोड़ा, आप साइंस का पोर्शन और ये बायोलॉजी का सेक्शंस देखेंगे, जो बायोलॉजी में भी सहायता आपका करेगा ईवीएस का ये सेक्शंस। चलिए शुरुआत करते हैं पौधे के बारे में, प्लांट्स के बारे में। पौधे की क्या विशेषताएं हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है। पौधे को पानी देने से मुरझाई पत्तियां भी हरी हो जाती हैं, क्योंकि उनमें प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनता है। याद रखिएगा, फोटोसिंथेसिस इसका नाम है,
इंग्लिश में कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया के कारण ये इनमें क्या बनता है, भोजन बनता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब ये लाइट इस पे पड़ता है, ठीक है ना, तो पत्तों द्वारा, जब ये पत्तों पड़ता है तो पत्ते द्वारा, ठीक है, जब जड़ के माध्यम से पानी ऊपर जाता है और ये सारे प्रक्रिया इसके पत्ते में होती हैं और पत्ता में भोजन वोजन बन के संचित होता है और सभी भागों में पहुंचा दिया जाता है जड़ के द्वारा। ठीक है ना, पानी ऊपर जाता है और भोजन बन के तैयार होकर और सभी भागों में पहुंचा दिया जाता है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है कि पौधे में पानी देने से मुरझाई पत्तियां क्या हो जाती है, हरी भरी हो जाती है, खिल जाती हैं और फोटोसिंथेसिस के कारण वो प्रक्रिया एक दूसरे से हरे भरे दिखाई देती है। ठीक है, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है। फोटोसिंथेसिस की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश एवं क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। कौन कौन चीज़ों की इंपॉर्टेंट है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश, लाइट ऑफ सन, सूर्य का प्रकाश, और क्लोरोफिल जो कि पत्तों में मौजूद होता है। ठीक है, इनकी आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण के कारण, जिसके कारण उसका भोजन बन के तैयार होता है और सभी भागों में उसमें पहुंच जाता है। जाइलम और फ्लोएम दो भाग होते हैं उसमें, तो उन कारण से ही जाइलम से जल और फ्लोएम से खनिज लवण इसमें सभी भागों में पहुंच जाता है। पत्तियों में हरे रंग की क्लोरोफिल के कारण होता है, जो हरा रंग होता है पत्तियों का हरा रंग, वो क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक है, अगर क्लोरोफिल उसमें नहीं होगा, इसको हिंदी में पर्णहरित भी कहते हैं, ठीक ना, क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो हरा नहीं दिखाई देगा। ठीक है, जैसे हम लोग ब्लड में रेड होता है, ठीक ना, हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, तो उसी तरह क्लोरोफिल उसमें पाया जाता है पत्तियों में, जिसके कारण वो हरा दिखाई देता है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज, पौधे ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं। ठीक है, तो जो पौधे होते हैं हमको ऑक्सीजन देते हैं, O2 देते हैं, तो ऑक्सीजन का निष्कासन करते हैं सुबह में, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ लेते हैं हमसे, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जब हम लोग छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। अब ये निष्कासन की प्रक्रिया जो है, निकलने की, दोनों छोड़ने की प्रक्रिया क्या होती है, ऑक्सीजन तो छोड़ते हैं लेकिन रात में जो है ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगते हैं और ऑक्सीजन लेने लगते हैं, उस समय उल्टा प्रक्रिया चलता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ता है और ऑक्सीजन भी छोड़ता है, रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, लेने की जगह छोड़ता है। तो ये इसलिए कहा जाता है कि पेड़ों के नीचे, ठीक ना, रात में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। ठीक है, निष्कासन करता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पौधे के बारे में कुछ और जानेंगे कि कैसे, कहाँ कहाँ पर किस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। सबसे पहले हम लोग रेगिस्तानी जगह की आपको राजस्थान में, ठीक है, और विदेश में देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ पर घनी रेगिस्तानी जगह होती हैं। ठीक है, बालू ही बालू होता है। ठीक है, रेत का टीला होता है, यानी कि रेगिस्तान होता है। तो वहाँ पर एक चीज़ मिलती है, रेगिस्तानी ओक। ये एक प्रकार का पौधा है, रेगिस्तानी ओक 10 फुट लंबा पौधा होता है। ये देख रहे हैं, 10 फुट लंबा पौधा होता है। ठीक है, और ये रेगिस्तानी ओक जिसकी जड़ 300 फुट गहरी, वो पत्तियाँ कम होती है, इसमें पत्तियाँ बहुत कम होती हैं। ठीक है, इसमें लीफ कम होते हैं, लेकिन ये 300 फुट गहरी इसमें जड़ें होती हैं, जो एकदम बहुत नीचे तक घुसी रहती है। कितना गहरी, 300 फुट तक गहरी होती है। ठीक है, याद रखिएगा, राजस्थानी ओक 300 फुट तक गहरी जड़ें होती है इसमें। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। ये देश का नाम याद रखिएगा, ठीक ना, जिसकी जड़ उसके तने की 30 गुना लंबी होती है। जो जड़ होती हैं राजस्थानी ओक की, जो जड़ें होती हैं, जड़ें जो होती हैं 30 गुना लंबी होती हैं तने से। जो उसका तना होता है उससे 30 गुना लंबी होती हैं उसकी जड़ें।
कितना लंबा है, बाप रे, काफ़ी लंबा है ना। तो याद रखिएगा इसे। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसके तने में पानी इकट्ठा होता है। तो क्या है, जब लोग जंगलों में जाते हैं, रेगिस्तानी क्षेत्रों में जाते हैं, तो उनको प्यास ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो रेगिस्तानी क्षेत्र में जब जाते हैं तो वो क्या करते हैं, जहाँ पानी नहीं मिलता है तो इनकी जड़ों को जब काटते हैं तो काटने से उसमें पानी निकलता है। तने में पानी चूँकि इकट्ठा रहता है तो पानी पी के वो अपना गुजर बसर करते हैं, ठीक है, रेगिस्तानी जगहों पर। और कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में रेगिस्तानी ओक मिलता है, जिसकी तनों में क्या इकट्ठा रहता है, पानी इकट्ठा रहता है, वाटर इकट्ठा रहता है। बहुत अजूबा चीज़ है जो आप भी सुनने में अलग लग रहा हो, लेकिन ऐसा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ व्यक्ति हैं जो खास काम करते हैं, जैसे कि देखिए सूखे पत्तों पर चित्र बनाने का काम। एक व्यक्ति है विष्णु चिंचालकर, ठीक है, चिंचालकर, ठीक है, विष्णु चिंचालकर, जो इंदौर से बिलोंग करते हैं, जो एमपी की में पड़ता है, ठीक है, एमपी स्टेट में। सूखे पत्तों से चित्र बनाते थे। देखिए उनका कुछ ये फिगर दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये खरगोश का उन्होंने ये ड्राइंग बनाया है विथ लिप्स, सूखे हुए पत्तों से, ठीक है। और ये कुछ नदियों का भी आपको दिखाई दे रहा होगा। ये पक्षी उड़ रहे हैं, पेड़ हैं। तो इस पत्तियों के माध्यम से ये पूरा एक प्रकृति का दृश्य दिखाया है जो काफ़ी अच्छा है। इनका नाम याद रखिएगा, विष्णु चिंचालकर, ठीक है, जो कि इंदौर एमपी से आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद हम लोग एक और ख़ास पेंटिंग के बारे में जानेंगे, वो है मधुबनी चित्रकला, मधुबनी पेंटिंग, ठीक है, बहुत फेमस है। और ये हमारे बिहार जिले के सिफैली मधुबनी जिले के सिफैली जगह है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है ना। मधुबनी चित्रकला जो कि बिहार राज्य के मधुबनी जिले से सबसे फेमस हुआ है, उसका ओरिजिन यहीं से हुआ है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें चावल के घोल में रंग नील हल्दी मिलाकर इंसान, जानवर, पेड़, फल, पक्षी, मछलियाँ व अन्य जंतु के साथ रखकर चित्र बनाए जाते हैं। मतलब क्या है कि इसमें चावल के घोल से ये सब चित्रों का पेंटिंग को बनाया जाता है, ठीक है। देखिए ये कितना सुंदर पेंटिंग है, मधुबनी पेंटिंग। ये देखिए इसमें मैं आपको, हाँ, तो देखिए इसमें इन जानवर, पेड़, फल, पक्षी, मछलियाँ, अन्य जंतु के साथ में रखकर चित्र बनाया जाता है। मतलब इसको बगल में रखकर इसमें चित्र बनाया जाता है, पेंटिंग बनाई जाती है। और ये किससे बनता है, चावल के घोले हुए रंग से। चावल को कूटकर और अलग अलग रंग मिलाकर उसमें और हल्दी मिलाकर इसमें रंग बनाए जाते हैं, और उस रंग का प्रयोग करके ये पेंटिंग बनाई जाती है। इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। इसमें कोई आर्टिफिशियल पेंट कलर का यूज नहीं किया जाता है, ये घर वाले चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट परागकण के बारे में। अब हम फूलों के बारे में थोड़े से जानेंगे, ठीक है। पॉलिनेशन क्या है, परागकण क्या है। अब देखते होंगे फूल, तो फूल के अंदर होती है पंखुड़ियाँ, और पंखुड़ियों के अंदर फूलों के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी संरचना होती दिखाई देगी। आप देखते होंगे कि जब अड़हुल का फूल आप टच करते होंगे तो आपके जब हाथ पे कुछ पीला पीला सा लग जाता है, ठीक है। तो जो पाउडर जैसा लग जाता है उसका हम नाम जो है परागकण, जो पाउडर जैसा होता है, इस क्या है उसका नाम है परागकण, ठीक है ना। ये देखिए देखने में ऐसा दिखता है परागकण, जो पीला पीला सा लग जाता है, ठीक है। तो परागकण, तो ये परागकण जो लग जाते हैं हाथ में, उसी से फूल को प्रोड्यूस होता है। नए फूल का जन्म यानी कि नए पौधे का जन्म इसी कारण से होता है। देखिए परागकण प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं, ठीक है ना, पोलिनेशन करते हैं, ठीक है। और ये परागकण एक दूसरे फूल पे चला जाता है और ये फिर या
फिर नए पौधे का प्रजनन हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं बरगद के बारे में। इसको बरगद बरगद को इंग्लिश में कहते हैं बनियान ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बरगद सबसे पुराने वृक्षों में से एक है। ठीक है, इसकी पूजा भी होती है बरगद की, कभी कभी कहीं कहीं जगहों पर बट सावित्री का पूजा भी होता है। ठीक है, बरगद के से सहारा देने वाली जड़ें निकलती हैं। अब देखिए बरगद का कुछ ये दृश्य है। ठीक है, बरगद में देखिए लताएं ऊपर से निकलती हैं, पेड़ के ऊपर से लताएं निकलती हैं और ये जड़ की नुमा रहती हैं लटकी हुई। बरगद से सहारा देने वाले जड़ें निकलती हैं, सहारा देने वाली जड़ें निकलती हैं। बरगद का वृक्ष सैकड़ों वर्ष तक जीवित रहता है। ये बहुत आश्चर्य की बात है, ये सैकड़ों वर्ष तक जीवित रहता है और बच्चे झूला झूलते हैं इस पर। ठीक है, बहुत अच्छे लगता है ये बरगद। ठीक ना, छोटे छोटे बच्चे इसमें टायर फंसाकर और इसमें झूला झूलते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा वृक्ष है और इसकी जड़ें, इसकी लताएं नीचे की ओर, जमीन की ओर रहती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देखेंगे हम लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, फूलों की घाटी जो कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा फूलों की बागान पाए जाते हैं, जिस कारण से उसको उत्तराखंड को फूलों की घाटी कहा जाता है। कचनार के फूल की सब्जी यूपी में बनाई जाती है। कौन से फूल की सब्जी? कचनार की फूल की सब्जी। तथा आप याद रखिएगा, केले के फूल की सब्जी केरल में खाई जाती है। महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकौड़े बनते हैं, तो पकौड़े शाम के समय तले जाते हैं। ठीक ना, और ये महाराष्ट्र में सहजन के फूल के, सहजन यानी कि अगर लोकल लैंग्वेज उसको मुनगा भी कहा जाता है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग भाषा से इसमें इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, दवा में प्रयोग होने वाले फूल गुलाब, केसर, अजवाइन, सर्पगंधा, अर्जुन है। ठीक है, फिर से देख लीजिए, दवा में कौन कौन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, कौन कौन फूल का? गुलाब का, केसर का, अजवाइन का, सर्पगंधा और अर्जुन का प्रयोग दवा में किया जाता है। ठीक है, तो आपने गुलाब को पेट को ठंडा रखने में प्रयोग किया जाता है, जो दवा का प्रयोग किया जाता है। केसर शरीर में हीट के लिए प्रयोग किया जाता है। अजवाइन पेट को साफ रखने के लिए किया जाता है। सर्पगंधा ताकत के लिए, अर्जुन भी ताकत के लिए प्रयोग किया जाता है। इस तरह से दवा का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग दवाओं में इन सभी फ्लावर्स का प्रयोग किया जाता है। इत्र व केवड़ा चमेली व गुलाब से बनते हैं। कहने का अर्थ ये कि जो भी हम लोग सेंट यूज करते हैं, तो परफ्यूम यूज करते हैं, ये परफ्यूम केवड़ा, चमेली और गुलाब के फूलों से बनाए जाते हैं। ठीक है, जो कि नेचुरल्स होते हैं, नेचुरल परफ्यूम होते हैं और इसको नेचुरल परफ्यूम को इत्र कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को देखेंगे। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र हेतु मशहूर है। ठीक है, याद रखिएगा, यूपी का कन्नौज जिला जो है किसके लिए महत्वपूर्ण मशहूर है? इत्र के लिए। ठीक ना, जो कि किससे बनता है? इत्र फूलों से बनता है, केवड़ा से, गुलाब से। ठीक है, इन चीज़ों, इन फूलों से इत्र का प्रयोग, इत्र बनता है। ठीक ना, इन फूलों का शुद्ध अर्थ होता है और इन फूलों को शुद्ध करके इसका प्रयोग किया जाता है, इसको प्योर करके। और कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं इसको बनाने के लिए? आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। डिस्टिलेशन प्रोसेस का प्रयोग करते हैं हम लोग इसको प्योर करने के लिए, और इसके थ्रू हम लोग इत्र का प्राप्ति कर पाते हैं, इससे परफ्यूम बनता है। ठीक है, रात में खिलने वाले जो फूल होते हैं या तो सफ़ेद होते हैं, ठीक ना, मैक्सिमम जो फूल होते हैं सफ़ेद होते हैं और सुगंधित भी होते हैं। ठीक है, इसको जैसे कि रात रानी आपका हो गया, ठीक ना, बहुत काफ़ी सुगंध देता है और ये सफ़ेद कलर का होता है। नीम, कीकर, खेजड़ी वृक्ष में कीड़ा नहीं लगता, बहुत इंपॉर्टेंट है। नीम कीकर और खेजड़ी वृक्ष में कीड़ा नहीं लगता, याद रखिएगा। नीम क्योंकि खुद कड़वा होता है, कीकर थोड़ा सा
स्वाद में कड़वा होता है, खिचड़ी जो होता है उसमें कीड़ा नहीं लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुलाब का जल, ग्लिसरीन, नींबू का रस इस्तेमाल से सर्दी में त्वचा नहीं फटती है। देखिए, लड़कियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गुलाब, ग्लिसरीन और नींबू के रस के इस्तेमाल से सर्दियों में त्वचा नहीं फटती है। यहाँ देखिए, सर्दी का मौसम अभी चल रहा है। गुलाब का जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस मिलाकर इस्तेमाल कर सकती हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और लड़के भी कर सकते हैं। चलिए, पीपल का पौधा मकान की दीवार पर उग जाते हैं। ठीक है, अब पीपल का पौधा मकान की दीवारों पर उग जाते हैं। मकान के जो अगर छोटे छोटे छेद होते हैं, छेद में से पीपल के पौधे ब्रांच निकल जाते हैं, लेकिन उन ब्रांचों को बाहर निकाल के ज़मीन में गाड़ देना चाहिए ताकि वो अच्छे ढंग से बढ़ पाए। ठीक है, नहीं तो क्या होगा कि वो दीवार को फाड़ देंगी। इसलिए अगर मकान की दीवार को न फाड़े, इसलिए उसको जाकर ज़मीन में पौधे को लगा देना चाहिए। केरल को मसाले का राज्य कहते हैं। याद रखिएगा, मसाला सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? केरल में। ठीक है, इसलिए केरल को मसाले का राज्य कहा जाता है। अब खिचड़ी पौधे के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, लेकिन कल, ठीक है ना, पार्ट 3 में। ठीक है, थोड़ा सा टॉपिक और बचा हुआ है, उसको हम लोग नेक्स्ट डे उसको देखेंगे। अगर मेरा भी वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।